नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। मेरे YouTube चैनल वी आर लर्न में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 7 का इतिहास समाप्त कर दिया है। हम लोग कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। 1895 में बिरसा नाम के एक आदिवासी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। देखिए दोस्तों, 1895 में बिरसा नाम का एक व्यक्ति छोटा नागपुर के जंगलों में, जो झारखंड में पड़ता है, और उसके गांवों में घूमता देखा गया। छोटा नागपुर के जो जंगल है और वहाँ का जो गांव है, वहाँ उसे घूमते देखा गया। लोगों का कहना था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वो सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की जो छोटी सी ढेरी है उसको कई गुना तक बढ़ा सकता है। बिरसा ने यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने भेजा है। भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए उसे भेजा है और वह बाहरी लोगों से जो गुलाम हैं उनको आज़ाद कराने आया है। कुछ समय के भीतर बिरसा के चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो बिरसा को भगवान मानने लगे। उन लोगों का ऐसा मानना था कि बिरसा उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहती है। देखिए, जो बिरसा है उसका जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा जो है एक जनजातीय समूह है। यह समूह छोटा नागपुर में रहते हैं, झारखंड में पड़ता है ये एरिया। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उर्राव भी शामिल थे। यह सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और जंगली शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? देखिए, बिरसा का जो जन्म है एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा जो है एक जनजातीय समूह थी जो छोटा नागपुर यानी झारखंड में रहती थी। ये समूह जो है झारखंड में रहता था, छोटा नागपुर के इलाके में। बिरसा के जो समर्थक थे वो ऐसा नहीं थे कि जो मुंडा जनजातीय समूह था केवल वही था। उसके अलावा जो अन्य जनजातीय समूह थे, संथाल और उरांव, वो भी उसके समर्थकों में शामिल हो गए थे। ये सभी जो जनजातियां थी उनके आसपास जो अंग्रेजी शासन के कारण समस्याएं पैदा हो रही थी, जो परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है, उससे बेचैन होकर, उससे परेशान होकर उनकी परिचित जीवन पद्धति जो नष्ट हो रही थी, मतलब उनकी जो परंपराएं वर्षों से चली आ रही थी, जिस धर्म को वो मान रहे थे वह उनके धर्म का नाश हो रहा था। उनकी आजीविका जो थी उनसे छीनी जा रही थी। इन सब सारी बातों से वे लोग परेशान होकर, ठीक है, बिरसा के शरण में आ रहे थे। बिरसा जो था वो जो दीकू लोग थे, वे बाहरी लोग कौन थे? देखिए, बिरसा जो था वो इन समस्याओं को हल करना चाहता था, ठीक है। जो बाहरी लोग थे उनकी गुलामी से लोगों को आज़ाद कराना चाहता था। लेकिन वे बाहरी लोग थे कौन? उन्होंने इन इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया?
अंग्रेजों के राज में, देखिए ये दिया है, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह से बदल रहा था। अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। देखिए इस अध्याय में इन्हीं सब के बारे में बता रहा है कि अंग्रेजों के राज में आखिर आदिवासियों के साथ क्या समस्याएं हो रही थी, क्या परेशानियां हो रही थी, उनके जीवन में क्या बदलाव हो रहे थे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा। देखिए पिछले साल हमने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीले थे, उनकी रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। देखिए जो आदिवासी थे और जो अन्य लोग थे जो नगरों में रहते थे, उनके रीति रिवाज और इन आदिवासियों का रीति रिवाज बहुत अलग था। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देती हैं। जबकि यह आदिवासी जो समूह हैं ये जाति पाति पर नहीं बते थे, जाति पर आधारित ये समूह नहीं थी। जबकि इनके मुकाबले जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, जो ब्राह्मणों द्वारा पद्धति बनाई गई थी उसको मानते थे, वहाँ जाति पाति होती थी। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। देखिए ये जो लोग थे एक कुटुंब या मान लीजिए एक गोत्र से बंधे हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इनके बीच में आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई फर्क था ही नहीं। उसी फर्क के बारे में आगे बता रहा है। देखिए जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, वो लोग कैसे रहते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। देखिए झूम खेती क्या है, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती, ये जो घुमंत खेती होती है अधिकांश, ठीक है, ये देखिए जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। जो जंगलों में छोटी छोटी खाली ज़मीनें होती हैं या छोटी छोटी जो जगह होती हैं उनको साफ करके किया जाता है। यह लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। ठीक है, इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि जो आदिवासी थे ये घुमंतु खेती करते थे। घुमंतु खेती ये होता है आज यहाँ है कल वहाँ परसों वहाँ, मतलब जगह जगह घूम के, आज मान लीजिए आदिवासी यहाँ है फिर उन्होंने ठिकाना चेंज कर दिया, फिर उन्होंने ठिकाना चेंज कर दिया, ये घूम घूम कर खेती करते थे। इनके खेती का जो तरीका था, जो जंगलों में छोटे छोटी भूमियाँ होती थी, छोटे छोटे भूखंड थे, यहाँ पर ये लोग जो पेड़ थे उनके ऊपरी परत को काट देते थे ताकि धूप सीधे ज़मीन पर पड़ सके। उसके बाद जो घास फूस थे उनको साफ कर देते थे या उनको जला देते थे। जलाने से, ठीक है, जो राख खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे और इस राख में पोटास होता था। पोटास से जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती थी। वो कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। जैसे फावड़े से आप लोग खेत खोदते हैं ना, वैसे ही ये लोग करते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। देखिए वो एक बार जहाँ खेती कर लेते थे वहाँ से फसल कटने के बाद वो जगह छोड़ देते थे, फिर किसी अन्य स्थान पर चले जाते थे, फिर इसी प्रोसेस को वो लोग दोबारा फॉलो करते थे। और जिस जगह को वो छोड़ के चले जाते थे, फसल जहाँ से वो काट के चले जाते थे, वहाँ पर जो खेती है वो ऐसे ही पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। देखिए जो घुमंतु किसान है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर
और मध्य भारत की जो पर्वतीय व जंगलीय क्षेत्र है वहाँ पे रहते थे। इन आदिवासियों का जो समुदाय है उनकी ज़िंदगी जो है जंगलों में बेरों कटोक मतलब आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंत खेतू कर सकते थे, ये उनकी परंपरा थी। ये मान लीजिए कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे उसमें। संग्राहक वो होते हैं जो जंगलों से फल फ्रूट्स पेड़ के जो वो होते हैं जड़ इन सबको इकट्ठा करते हैं, उन्हें संग्राहक कहते हैं। देखिए इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों में अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। आदिवासी जो हैं उनमें बहुत सारे समूह ऐसे थे जो शिकार करते थे, जो जंगल से प्राप्त होने वाली चीज़ें थी जैसे फल फ्रूट्स पेड़ों के जड़ वगैरह, इन सब से अपने जीवन व्यतीत करते थे, इनको इकट्ठा करते थे। आदिवासियों का मानना था ये जो जंगल है और ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। देखिए उड़ीसा में एक खोंड समुदाय रहता था, आदिवासी समुदाय रहता था, वो इसी तरह का समुदाय था। वे लोग घुमंतु खेती करते थे। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। देखिए जो उड़ीसा में आदिवासी थे वो लोग टोलियों में रहते थे, या उड़ीसा में या इस प्रकार के जो अन्य आदिवासी थे वे सभी लोग टोलियों में रहा करते थे। ठीक है, मिलकर शिकार करते थे, जो भी हाथ लगता था उसको आपस में बांट लेते थे। खाना पकाने के लिए वे लोग साल और महुआ होता है ना, उनके बीजों से तेल निकालते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जो जड़ी बूटियाँ थीं उसका इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में जाकर बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए देखिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। देखिए कई बार तो वस्तु विनिमय जो होता है ना, एक सामान दिया उसके बदले में दूसरा सामान लिया, इस पद्धति से मतलब इस तरीके से वे लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कभी कभी वे लोग उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसको खरीदने के लिए जो इनके पास धन होता था, जो इनकी आमदनी होती थी, उसके सहारे ये लोग खरीदते थे। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में भी नौकरी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। जैसे आज होता है ना, बहुत से लोग गाँव में यार दूसरे खेतों में काम करते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी दूसरे खेतों में काम करते थे, उनका बोझा ढोते थे या सड़क संबंधित जो भी कार्य होता था उसमें नौकरी करते थे, सड़क निर्माण में अपना योगदान देते थे। कई आदिवासी खेत में मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती हैं। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग मजदूरी को अपमान की बात समझते हैं, वैसे ही बेगा जनजाति जो थी, जो आदिवासी समुदाय था, वे लोग खुद को जंगल की संतान मानते थे। उनके हिसाब से मजदूरी करना अपमान की बात थी। आज अपमान की बात नहीं है भाई, मजदूरों के ऊपर पूरा भारत टिका है। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी।
इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। देखिए, जो आदिवासी थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो उनके आसपास क्षेत्रों में पैदा नहीं होती थी। उन चीज़ों को हासिल करने के लिए उन्हें आसपास जो व्यापारी बाजार में लाकर उन चीज़ों को बेचते थे, उनको उनसे खरीदना पड़ता था। जब वो खरीदने जाते थे तो वो चीज़ें उनको बहुत महंगी पड़ती थी। अब महंगी चीज़ें खरीदने के लिए जाहिर सी बात है चाहिए पैसा, तो पैसा वो कर्ज के रूप में जो महाजन थे उनसे लेते थे। महाजन जो कर्जा देते थे उसके बदले में भारी सूद यानी जो ब्याज होता है वो भारी कीमत पर ब्याज वसूलते थे। अब ये जो आदिवासी थे वो व्यापारियों को और जो सूदखोर महाजन थे, ठीक है, इनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे, बाहरी शैतान समझने लगे। अपनी सारी परेशानियों की जो जड़ है इन महाजनों और व्यापारियों को मानने लगे। कुछ जानवर पालते थे। देखिए, बहुत सारे आदिवासी जो समूह थे वो जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। जैसे कुछ शिकार पर डिपेंड थे, कुछ संग्राहक थे, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग मजदूरी करते थे, कुछ लोग सड़क निर्माण में कार्य करते थे। वैसे ही कुछ लोग ऐसे थे वो जानवर पाल कर अपनी ज़िंदगी चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। वो चरवाहे थे। जब जानवर पालेंगे तो उनको भोजन देने के लिए चरवाहे काम करना पड़ेगा। जो मौसम के हिसाब से मवेशियां या भेड़ों के रेवड़ लेकर, यानी उनका मवेशियाँ या जो भेड़ होती थी, उन देखते ना बहुत सारी भेड़ें होती हैं, उनका समूह लेकर, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस जैसे झुंड पालते थे। अब देखिए, अगर पेपर में पूछ ले, ठीक है, कि गाय और भैंस पालने वाले में जो जनजातीय समूह थी उनमें मुख्य कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? तो उसमें आप बताएंगे कि गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया, ये जो समूह थे, ये जो समुदाय थे, ये गाय भैंसों का झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। देखिए, जो कुल्लू समुदाय के लोग थे वो लोग भेड़ वगैरह पालते थे। भेड़ जो पालते हैं उसे गड़रिया बोला जाता है। जबकि कश्मीर के जो लोग थे, बकरवाल समूह, वो बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में देखेंगे, यानी कक्षा 9 की जो हिस्ट्री है उसमें हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त, आखिर ये समय उनका कैसे मिलता था? और शिकार पे कब जाते थे, बुआई का काम कैसे करते थे, नए खेतों में जाने का वक्त उन्हें कब मिलता था, इसके बारे में यहाँ दिया है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास कर्म और मर्द और औरतों के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। आज भी आप लोग देखते हैं जो अलग अलग प्रकार के समाज है, अलग अलग जगहों के लोग हैं, उनकी जो काम और समय की साझेदारी है वो अलग अलग है। जैसे मतलब सबके काम का अपना अलग अलग समय है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो घुमंतू आदिवासी और शिकारी थे, उनकी ज़िंदगी भी एक खास कर्म में चलती थी। जो मर्द और औरत थे उनको बीच कामों का बंटवारा था कि मर्द ये काम करेंगे, औरतें ये काम करेंगी। देखिए, चैत में औरतें इकट्ठा करने बच्चे खूंटों को काटने जाती थी। देखिए, जो औरतें थी उनका काम क्या था, चैत में जो फसलें होती हैं उनको इकट्ठा करने, और देखते हैं जब फसल कट जाता तो नीचे जो ठूठ बच जाती हैं उनको इकट्ठा करने का काम करती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे।
शिकार पूरे चांद के समय से पूर्व शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम यानी कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, फल बीन कर लाती थीं। बेगा औरतें जो थीं या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थीं या महुआ के बीज को इकट्ठा करती। जो बेगा औरतें थीं वो कंद, जड़ें या महुआ के जो बीज हैं उनको इकट्ठा किया करती थी। जो मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं का सबसे अच्छा शिकारी जो देखिए मध्य भारत में जो आदिवासी हैं उनमें बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से जो भादों का समय था तो जो मर्द थे वो खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी। जो कुआर का महीना होता है उसमें फसलें आने लगती थी, ठीक है। और कार्तिक और कुटकी में ये फसलें पककर तैयार हो जाती थी। अगहन में सारी फसलें तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था, यानी इनको काट कर, ठीक है, इनको रख लिया जाता था। और नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। जो नाच गाना और शादियां है उस समय पूस के महीने में की जाती थी। माघ में जो है पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे, यानी नई यात्रा शुरू कर देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों की संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। जब ये फसलें कट जाती थी, ये सारी चीज़ें काम ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद जब ये दूसरी जगह के लिए निकलते थे उस दौरान जो इकट्ठा की गई चीज़ें हैं और जो शिकार हैं इस पे ही ये लोग डिपेंड हो जाते थे। देखिए यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। देखिए पहले साल इतना इकट्ठा कर लेते थे भोजन कि दूसरे साल भोजन की आवश्यकता कम हो जाती थी, लेकिन फिर जब तीसरा साल आता था तो इन्हें भोजन की आवश्यकता बढ़ जाती थी। देखिए बेरियल एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना में नोट्स ऑन द खोट्स बेरियन एल्विन पेपर्स नेहरू समिति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित थी। उसी की ये लाइन जो बताई गई है ना, आदिवासी दीकू, ये जो बताया गया है बेवड़ा जनजातियों के बारे में, वो यही चीज़ बताई गई हैं कि बेगा औरतें जो थीं और मर्द जो थे वो काम करते थे। उन आखिर दोनों के बीच जो समानता थी वो क्या थी? दोनों का अपना अलग अलग काम था। किसी को खेत में बुआई करना था, किसी को जुताई करना था, किसी को भाई फसल जो है उनको इकट्ठा करना था, फल फूल कंदमूल इन सबको इकट्ठा करना था। यही सब काम थे ना। मर्द शिकार पे जाते थे जबकि औरतें लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी। ये सारे काम थे। देखिए कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। देखिए 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। जब 19वीं सदी आने वाली थी, शुरू होने वाला था, उससे पहले बहुत सारे जनजातीय जो समूह थे वो लोग टिक कर खेती करने लगे। घुमंतु खेतों से अलग हटकर वो एक जगह रहकर गांवों के माध्यम से खेती करने लगे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते ही जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं, देखिए बहुत सारे समुदाय में जो छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्हें सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर भी सभी का बराबर हक होता था। ठीक है, बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, यानी आधा पैदावार तुम रखोगे, आधा पैदावार मुझे दोगे।
ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों की जंगली और बर्बर मानी जाती थी। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। देखिए, जो अंग्रेज थे वो लोग गोंड और संथाल को बढ़िया मानते थे। बढ़िया क्यों मानते थे? क्योंकि ये लोग एक जगह रहकर खेती करते थे, जबकि जो अन्य समूह था, जो संग्राहक थे, शिकारी थे या घुमंतू खेती करते थे, उनको ये लोग असभ्य मानते थे। ठीक है, और वो लोग चाहते थे कि इनको अस्थायी रूप से निवास दिया जाए इनको, और इनको सभ्य बनाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया, और ये बदलाव कैसे आए थे इसके बारे में बता रहा है। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई बार गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन उसकी शासकीय शक्तियां जो थी वो छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब देखिए, ये वो लोग हैं जो एक जगह रहकर खेती करते थे। अंग्रेजों के आने से जो आदिवासियों के मुखिया थे, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए। वो मुखिया जो थे वो अधिक शक्तिशाली तो हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको इतना विवश कर दिया कि उनके जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। अंग्रेजों ने जो नियम बनाए, जो प्रबंध किया, उनको ये जो स्थानीय मुखिया थे उनको मानना पड़ा। ठीक है भाई, कई बार मुखियाओं को ज़मीनों का मालिकाना हक तो मिल जाता था, लेकिन जो उनकी शासन करने की शक्ति थी वो अंग्रेज उनसे छीन लेते थे। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो नियम बनाते थे और उनको नियम मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। ठीक है, और अंग्रेजों को उनको नजराना भी देना पड़ता था। अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों का वो अनुशासन रखते थे, कंट्रोल रखते थे अपने समूहों का, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी उनके प्रतिनिधि बनके, उनका आदमी बनके, जो उनका अपना समूह है उनका कंट्रोल वो लोग रखते थे। उनके पास जो भी ताकतें थीं अब वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वे जो परंपरागत काम था वो करने से ही लाचार हो गए। करने में भाई जब काम कर ही नहीं पा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वाली, तो जाहिर सी बात उनके पास शक्तियाँ कहाँ से रहेंगी। देखिए, जो घुमंतू काश्तकार थे उनका क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह, ये देखिए, एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, मतलब साधन भी चाहते थे कि जिससे उनकी आमदनी जो है नियमित होती रहे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीनों के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके अध्याय 2 में कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या है। जो झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता।
बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें उनकी जो परंपरा थी उसी ढंग से उन्हें खेती किए दिए जाना चाहिए या उन्हें जीवन जीने दिया जाना चाहिए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और उनकी जो परंपरा थी उसके हिसाब से उनको जीवन जीने देने का अधिकार उन्हें देना पड़ा। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। वन और कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों को जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अंततः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, भारी असर हुआ। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने तथा पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में जो झूम काश्तकार थे वो किस तरह से जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुत लोगों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक नई समस्या पैदा हो गई। यह समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम आखिर कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक जो अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट दी जाएगी। बरसत गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित की और जो वन थे वहाँ गांव बसा दिए। देखिए, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है इसके बारे में दे रहा है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले जो बेगा आदिवासी थे उनके इलाकों का दौरा किया। एल्विन के इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। जो एल्विन थे उनकी जो कला और लोक संस्कृति थी उनको वे जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे पे कोतवाल है, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार है। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं, जंगल कर के लिए बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन कहाँ से पाए। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। देखिए, वेरियर एल्विन द्वारा इकट्ठा किए गए गीतों में ये चंद लाइनें थीं जो इसमें दी गई हैं। देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से मना कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। देखिए, 1906 में जो सोग्रम और संगमा द्वारा जो असम में बगावत की गई थी और 1930 के दशक में जो मध्य प्रांत में बगावत हुआ वो वन सत्याग्रह था और वह इसी तरह का विद्रोह था। देखिए, व्यापार की समस्या क्या थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों को
जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए वो जल्दी जल्दी आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। ठीक है, यह समझने के लिए कि आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारतीय रेशम जो था वो इतना अच्छा था कि वो सबको आकर्षित करती थी और यूरोपीय बाजार में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भारत की निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था, मतलब भारत से रेशम को यूरोप में बहुत तेज़ी से बेचा जा रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। ठीक है, और दे रहा है वर्तमान झारखंड में स्थित जो हजारीबाग है उसके आसपास रहने वाले जो संथाल रेशम के कीड़े पालते थे, जो संथाल जनजाति थी वे लोग रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। बताइए, 1000 मान लीजिए रेशम के जो कीड़े थे इनके बदले 3 से 4 रुपये मिलते थे केवल। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले जो बिचौलिया थे वो जमकर मुनाफा कमाते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानने लगी थी। भाई ये बिचौलिया जो थे ना, इनसे कम दाम में रेशम खरीदते थे और बाज़ारों में 5 गुने दाम पर बेच देते थे। तो धीरे धीरे जो आदिवासी समुदाय था इनको व्यापारियों को ही अपना दुश्मन मानने लगा, इन बिचौलियों को अपना दुश्मन मानने लगा। देखिए 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। ये देखिए, ये लोग खनिक आदिवासी समुदाय के लोग हैं। ठीक है, बिहार में जो झारखंड है वहाँ कोयले के खदान में ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि ये डेंजर भी था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। मतलब यहाँ देखिए, इतने नीचे अंधेरे में काम करना, भाई जाहिर सी बात इतना डेंजर है कि कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती थी। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। बताइए, कोयला खदानों में हर साल, मतलब 1920 का जो समय था, 1920 से 30 का जो समय था, उस समय लगभग हर साल 2000 लोगों की मृत्यु इन कोयला के खदानों में होती थी। देखिए यहाँ दिया है, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की जो दशा तो और भी खराब थी। जो आदिवासी काम की तलाश में घर से बाहर जाते थे, दूर जाते थे, उनकी दशा और भी खराब हो गई। 19वीं सदी के आखिरी से ही जो चाय का बागान था वो फैलने लगे, चाय की डिमांड बढ़ने लगी। खनन और उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। जो खनन उद्योग था वो इम्पोर्टेंट बन गया। असम के जो चाय के बागान थे और झारखंड की जो कोयला के खदान थे, वहाँ काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नहीं, देखिए ये कह रहा है कि काम की तलाश में जो मजदूर, जो आदिवासी घर से दूर जाते थे, उनकी हालत बहुत ख़राब होती थी। या जो चाय के बागान में काम करने के लिए जाते थे उनको भी बहुत दिक्कत होती थी। ये जो खदान है वहाँ पर ठेकेदारों के माध्यम से आदिवासियों की भर्ती होती थी। ये ठेकेदार उन्हें बहुत कम वेतन देते थे और उनको घर जाने के, ये सोचे कि वो घर लौट जाएं तो उनको घर भी लौटने नहीं देते थे। देखिए नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों
और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। देखिए 1831-32 में जो कोल आदिवासी थे उन्होंने बगावत की, 1855 में जो संथाल थे उन्होंने बगावत कर दी, और मध्य भारत में बस्तर जो थे आदिवासी उन्होंने विद्रोह कर दी। वहीं 1940 में महाराष्ट्र में बदली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व करते थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है, आगे देखिए जो बिरसा मुंडा थे उनके बारे में दे रहा है। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोर्डा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएं, यानी परंपरागत जो उनके अधिकार थे वो उनको दे दिया जाए, तो वे खुद को इलाकों के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए जो ये क्या नाम है बिरसा समुदाय के लोग थे वो उनका कहना ये था कि यार एक बार उन्हें अपनी परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी वो उनको दे दिया जाए। ठीक है, वे लोग खुद को जो उनका इलाका था उनका मूल निवासी मानते थे, यानी अपने आप को उस इलाके का वंशज मानते थे, और वो अपनी ज़मीन की जो लड़ाई थी उसके लिए वो लड़ रहे थे। वो लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है, अपना इलाका वापस पाना है, अपनी आज़ादी वापस पानी है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूलों में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। मिशनरी वो थे जो क्रिश्चियन लोग थे, वो यहाँ आए थे, वो यहाँ आकर लोगों का जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे उनको ही मिशनरी के बोला जाता था। मिशनरियों के माध्यम से ही लोगों का धर्म परिवर्तन होता था। जो इन मिशनरियों का उपदेश था उनको सुनने के लिए, ठीक है, ये लोग जाने लगे। मुंडा समुदाय का स्वर्ग का, देखिए जो मुंडा समुदाय था उनके स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार पा सकता है। ये जो मिशनरी थे इनके उपदेश में ये कहा गया, ठीक है, वहाँ उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय जो है वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपनी खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आया उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वह अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरी और रिश्तेदारों का खून
नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं और सारी समस्याओं व कष्टों का साधन मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी जो थे और महाजन जो थे उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत जो संस्कृति थी उसकी आलोचना करने लगे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दिया जाए। दीकू और जो यूरोपीय थे, मतलब जो महाजन और व्यापारी थे और उनके अलावा जो यूरोपीय थे, उनको बाहर कर दें, उनको तबाह कर दें, उनको बर्बाद कर दें। बिरसा के जो अनुयायी थे यानी बिरसा के जो मानने वाले थे वो दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक का जो निशान था उसको बनाने लगे थे। उन्होंने थाने और चर्च पे हमले किए, महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था। बिरसा के राज्य का प्रतीक क्या था? सफ़ेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मतलब देखिए 1900 में हैजा फैला था और उस हैजे से बिरसा जो थे इनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इम्पोर्टेंट था। इसने औपनिवेशिक जो सरकार थी उसको ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी जो है वो सक्षम है। वो लोग इतने सक्षम हैं जो औपनिवेशिक शासन है या जो अन्य कोई किसी प्रकार का उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध अपना गुस्सा अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसका विरोध करने में वो लोग सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, इन आदिवासियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को मजबूर होकर इन आदिवासियों के लिए ऐसा कानून बनाना पड़ा जिससे जो ये दीकू लोग थे, जो बाहरी लोग थे, जो व्यापारी और महाजन थे, उनके ज़मीनों पर आसानी से कब्जा नहीं कर सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ, मोहल्ले पड़ोस के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल नए चैप्टर के साथ। बहुत जल्दी मैं एनवायरनमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं अपने नोट्स के माध्यम से आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम बहुत पास है।